हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की सेशन में हम रॉबर्ट टी कियोसाकी जी द्वारा लिखित पुस्तक रिच डैड बिजनेस स्कूल का पार्ट 4 लेके आई हूँ। दोस्तों, इससे पहले का पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4, फायदा नंबर 2, जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन। सवाल सिर्फ पैसे की नहीं है। हमारे पास पैसे कमाने की बहुत अच्छी योजना है। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की जांच कर रहा था तब मुझे यह वाक्य अक्सर सुनने को मिला। अपने बिजनेस अवसर दिखाने के लिए बेहद उत्सुक लोग मुझे उन लोगों की कहानियां बताते थे जिन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से एक महीने में लाखों डॉलर कमाए हैं। मैं उन लोगों से भी मिला हूँ जिन्होंने सचमुच अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक महीने में लाखों डॉलर कमाए हैं। इसलिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की पैसे कमाने की प्रचुर संभावनाओं पर जरा भी संदेह नहीं है। यह सच है कि ढेर सारा पैसा कमाने का लालच कई लोगों को इस बिजनेस में खींच लाता है, परंतु मैं इस बात की सलाह नहीं देता कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए। सवाल प्रोडक्ट का भी नहीं है। हमारे पास सबसे अच्छे प्रोडक्ट या सामान है। अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की जांच करते समय मुझे इस बिजनेस का यह दूसरा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फायदा बताया गया। यह जानना रोचक था कि प्रोडक्ट पर जोर देने वाली कितनी अधिक सेल्स प्रस्तुतियां जीवन बदलने वाले प्रमाणों पर आधारित थी। एक प्रस्तुति में कंपनी के संस्थापक ने मुझे बताया कि किस तरह उसने आयोवा में अपनी मरती हुई मां को बचाने के लिए अपनी गोपनीय दवा खोजी थी। कुछ जांच करने के बाद मुझे पता चला कि उसकी मां कभी आयोवा में नहीं रही थी और जिस प्रोडक्ट के आविष्कार का वह दावा कर रही थी वह प्रोडक्ट कैलिफोर्निया की एक प्रयोगशाला से आया था जो कई दूसरी कंपनियों के लिए भी उस प्रोडक्ट पर प्राइवेट लेबल लगाती थी। जैसा मैंने पहले भी कहा है, किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में इस तरह के जालसाज और धोखेबाज लोग होते हैं। सच कहा जाए तो मैंने कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के प्रोडक्ट्स को बहुत बढ़िया पाया, जिनमें से कुछ का तो मैं आज भी उपयोग या उपभोग करता हूँ। इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि हालांकि अच्छी भुगतान योजना यानी अच्छा पैसा और अच्छे प्रोडक्ट महत्वपूर्ण है, परंतु वे इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। कई तरह के बिजनेस हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की मेरी जांच में मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के माध्यम से बहुत से प्रोडक्ट या सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। 1970 में मैंने जिस पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अवसर को देखा था उसमें विटामिन बेचे जाते थे। मैंने उन्हें लेकर देखा और पाया कि वे बहुत अच्छी क्वालिटी के विटामिन थे। मैं आज भी इनमें से कई विटामिन लेता हूँ। जब मेरी खोज आगे बढ़ी तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के प्रोडक्ट को खास तौर पर नीचे दी गई श्रेणियों में पाया। श्रृंगार, त्वचा की देखरेख और अन्य सौंदर्य प्रोडक्ट, टेलीफोन सर्विस, रियल एस्टेट सर्विस, आर्थिक सेवाएं, बीमाएं, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, कानूनी सेवाएं, इंटरनेट मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कैटलॉग के प्रोडक्ट को डिस्काउंट पर बेचा जाता है, जिसमें वॉलमार्ट द्वारा बेचा जाने वाला लगभग पूरा सामान आता है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, विटामिन्स और स्वास्थ्य संबंधी अन्य सामान व सेवाएं, आभूषण, टैक्स सेवाएं, शैक्षणिक खिलौने। यह सूची और भी लंबी होती जा रही है। हर महीने मैं किसी नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में सुनता हूँ जो अपने प्रोडक्ट या भुगतान की योजना में कुछ नयापन लेकर आई है। यह शिक्षा की योजना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की अनुशंसा करने का मेरा सबसे बड़ा कारण यह है कि
इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप प्रोडक्ट्स और भुगतान के आगे जाकर कंपनी के दिल में झांककर यह देखें कि क्या यह आपको शिक्षित और प्रशिक्षित करने में सचमुच रुचि लेती है। इसमें आपको अपना थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ 3 घंटे का सेल्स लेक्चर सुनना, लोग कितना पैसा कमा रहे हैं यह जानना और सामान से सजे हुए रंगीन कैटलॉग देखना ही काफ़ी नहीं होगा। आपको इससे ज़्यादा करना होगा, यह पता लगाने के लिए कि उनकी शिक्षा सचमुच कितनी अच्छी है। आपको अपने बिस्तर से उठना पड़ेगा और उनके प्रशिक्षण, शैक्षणिक सेमिनार व कार्यक्रमों को भी देखना होगा। अगर आपको शुरुआती प्रस्तुति पसंद आए तो आप कुछ समय निकाल कर उन लोगों से ज़रूर मिले जो शिक्षण और प्रशिक्षण देते हैं। ध्यान से देखें, क्योंकि कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सिर्फ कहती है कि उनकी शिक्षण योजनाएं बहुत बढ़िया है, परंतु मैंने पाया कि कई कंपनियों ने जितने अच्छे शिक्षण और प्रशिक्षण सिस्टम का दावा किया था, हकीकत में वे उतने बढ़िया नहीं थे। कुछ कंपनियों में मैंने यह देखा कि उनका एकमात्र प्रशिक्षण केवल किताबों की एक सूची होती है जिन्हें पढ़ने की सलाह दी जाती है। इसके बाद वहाँ पर आपको अपने दोस्तों और अपने परिवार के लोगों को इस बिजनेस में शामिल करने का प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसलिए इत्मीनान से समय लगाएं और ध्यान से देखें, क्योंकि कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के पास शिक्षण और प्रशिक्षण की बहुत अच्छी योजनाएं होती है। इतनी अच्छी कि मेरे विचार से वहाँ दुनिया की सबसे अच्छी रियल लाइफ बिजनेस ट्रेनिंग दी जाती है। किसी शैक्षणिक योजना में क्या देखना चाहिए? अगर आपने मेरी दूसरी पुस्तकें पढ़ी है तो आप पहले ही जानते होंगे कि मैं शिक्षकों के परिवार से आया हूँ। मेरे डैडी हवाई राज के स्कूल सिस्टम के प्रमुख थे। हालांकि मैं शिक्षाविदों के परिवार से आया हूँ, परंतु मुझे पारंपरिक शिक्षा का सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि मुझे न्यूयॉर्क में एक प्रसिद्ध फेडरल मिलिट्री अकादमी में दाखिला मिला था और मैंने बीएससी किया था, परंतु शिक्षा की पारंपरिक दुनिया मुझे बोरियत भरी लगती थी। मैं विद्यार्थी होने का फर्ज अदा करता था और इस तरह मैं स्नातक हो गया, परंतु जो मैं पढ़ रहा था उसमें न तो मेरी कोई खास दिलचस्पी थी, न ही मुझे उसमें कोई चुनौती नज़र आई। स्नातक होने के बाद मैं यूएस मेरीन कॉर्प्स में शामिल हो गया और मुझे फ्लोरिडा के पेंसाकोला में यूएस नेवी फ्लाइट प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। वियतनाम युद्ध चल रहा था और बहुत से पायलटों को प्रशिक्षित करने की तत्काल ज़रूरत थी। जब मैं पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था तब मैंने उस तरह की शिक्षा पाई जिसमें रोमांच भी था और चुनौती भी। हम में से ज़्यादातर लोगों ने यह घिसी पिटी कहावत सुनी होगी, इलियों को तिलियों में बदलना। फ्लाइट स्कूल में ठीक यही किया जाता था। जब मैं फ्लाइट स्कूल में आया तो मैं पहले से ही कमीशन्ड ऑफिसर था, क्योंकि मेरे पास 4 साल के मिलिट्री प्रशिक्षण था। परंतु फ्लाइट स्कूल में आने वाले कई विद्यार्थी समान कॉलेजों से आए थे और वे इलियों के समान थे। वह हिप्पियों का युग था, इसलिए हमारे सामने कई अजीबोगरीब पात्र अटपटे सिविलियन कपड़ों में खड़े रहते थे, जिनके बाल लंबे थे, जिनकी दाढ़ी और मूछें थी। कुछ जूते के बजाय चप्पल पहने थे, परंतु जो जिंदगी बदलने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार थे। अगर वे प्रशिक्षण काल में बचे रहे तो 2 या 3 साल बाद वे तितलियां बनकर निकलेंगे, यानी वे ऐसे पायलट बन जाएंगे जो दुनिया की कठिन से कठिन उड़ान भरने में समर्थ होंगे। टॉप गन नामक फिल्म, जिसमें टॉम क्रूज थे, उन सर्वश्रेष्ठ इलियों के बारे में थी जिन्हें यूएस नेवी फ्लाइट स्कूल ने तितलियों में बदला था। वियतनाम जाने के ठीक पहले मुझे भी कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में तैनात किया गया, जहां पर टॉप गन स्कूल स्थित है।
हालांकि मैं उस प्रसिद्ध स्कूल के लायक अच्छा पायलट नहीं था, फिर भी उस फिल्म में युवा पायलटों द्वारा दिखाई गई बहादुरी, ऊर्जा और विश्वास हमें इतने पसंद आए कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने यह महसूस किया कि लड़ाई पर जाने का यही तरीका होना चाहिए। पहले हम नौसिखिए युवक थे जिन्हें उड़ान भरना नहीं आता था, परंतु अब हम ऐसे युवक बन गए जो प्रशिक्षित थे, अनुशासित थे और शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक रूप से उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे जिनसे अधिकांश लोग बचते थे। मुझ में और मेरे साथी पायलटों में मुझे जो परिवर्तन नज़र आया उसे ही मैं ज़िंदगी बदलने वाली एजुकेशन कहता हूँ। एक बार मैंने फ़्लाइट स्कूल ख़त्म किया और मैं वियतनाम पहुँच गया तो मेरी ज़िंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। मैं वही व्यक्ति नहीं रह गया था जो फ़्लाइट स्कूल में दाखिल हुआ था। फ़्लाइट स्कूल और युद्ध के वर्षों बाद मेरे कई साथी पायलटों ने बिजनेस की दुनिया में बहुत सफलता पाई। जब हम इकट्ठे होते हैं और पुरानी युद्ध की कहानियाँ एक दूसरे के सामने दोहराते हैं तो हम अक्सर यह कहते हैं कि फ़्लाइट स्कूल में हमें जो प्रशिक्षण मिला था उसका बिजनेस की हमारी वर्तमान सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जब मैं ज़िंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन की बात करता हूँ तो मैं उतनी सशक्त शिक्षा की बात कर रहा हूँ जो इल्ली को तितली में बदल दे। एक प्रक्रिया जिसे रूपांतरण या कायापलट कहा जा सकता है। जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शिक्षण योजना को देखें तो मैं ऐसी शिक्षण योजना की अनुशंसा करता हूँ जिसमें इतनी शक्ति हो कि वह आपके जीवन में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके। परंतु मैं आपको सावधान कर दूं, फ़्लाइट स्कूल की ही तरह हर कोई इस कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर सकता। रियल लाइफ बिजनेस स्कूल फ़्लाइट स्कूल के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह थी कि वियतनाम से हाल ही में लौटे पायलटों ने हमें प्रशिक्षित किया था। जब वे हमसे बात करते थे तो वे असली ज़िंदगी के अनुभव से बात करते थे। प्रारंभिक बिजनेस स्कूल में जिसमें मैं कुछ समय के लिए रहा था, मुझे यह समस्या दिखती थी कि हमारे कई शिक्षकों के पास असली ज़िंदगी का कोई बिजनेस अनुभव नहीं था, और अगर शिक्षकों को असली जीवन का बिजनेस अनुभव था तो वह किसी कंपनी के कर्मचारी के रूप में था, यानी वे सिर्फ मध्यम स्तर के मैनेजर के काम का अनुभव रखते थे, वे किसी कंपनी के संस्थापक नहीं थे। जब मैंने हवाई में पारंपरिक बिजनेस स्कूल में MBA की पढ़ाई की तो मैंने पाया कि मैं अक्सर किसी मैनेजमेंट सिद्धांत या आर्थिक सिद्धांतों को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ जिसे मध्यम स्तर पर कोई मैनेजर सिखा रहा है जो किसी बड़े कॉरपोरेशन के लिए काम करता था। अगर शिक्षक के पास बिजनेस अनुभव नहीं था तो वह टीचर दरअसल ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी स्कूल सिस्टम को छोड़ा ही नहीं। दूसरे शब्दों में ऐसे लोग 5 साल की उम्र में स्कूल सिस्टम में आए, किंडरगार्टन में दाखिल हुए और वे तब से लेकर अब तक स्कूल सिस्टम में ही थे। और मज़े की बात यह है कि वे विद्यार्थियों को असली दुनिया के बारे में ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे। मेरे लिए इस तरह का सिस्टम एक मजाक के सिवा कुछ नहीं था। मैं MBA करने के लिए बिजनेस स्कूल में इसलिए गया क्योंकि मैं कर्मचारी के बजाय बिजनेस मालिक बनना चाहता था। अधिकांश मध्यम स्तर के मैनेजरों या शिक्षकों को यह पता नहीं था कि कुछ नहीं से बिजनेस शुरू करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर टीचर बिजनेस मालिक नहीं थे, ज़्यादातर टीचर कर्मचारी थे। वे यह भी नहीं जानते थे कि सड़कों पर बचे रहने के लिए किन बिजनेस योग्यताओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनमें से कई बिजनेस की असली दुनिया की सड़कों पर कभी रहे ही नहीं थे। वे स्कूल के दरवे से बाहर निकलते थे और कॉरपोरेट दुनिया के दरवे में घुस जाते थे। वे नौकरी की सुरक्षा और अस्थायी तनख्वाह के प्रति बेहद चिंतित रहते थे। दूसरे शब्दों में
ज़्यादातर शिक्षकों के पास बहुत बढ़िया बिजनेस सिद्धांत थे, परंतु बहुत कम के पास बढ़िया बिजनेस योग्यताएं थी। ऐसी योग्यताएं जिनके द्वारा वे शुरुआत से कोई बिजनेस खड़ा कर पाए और बाद में बिजनेस की असली दुनिया में ढेर सारी दौलत कमा पाए। उनमें से ज़्यादातर का गुजारा बिना तनख्वाह के नहीं हो सकता था। बिजनेस स्कूल में मैं सिर्फ 9 महीने ही टिक पाया और फिर मैं बिना MBA किए ही उससे बाहर निकल आया। मेरे लिए MBA करने के लिए पारंपरिक बिजनेस स्कूल में वापस आना इलियां बनाने के स्कूल में वापस लौटने की तरह था। फ्लाइट स्कूल के बाद मैं एक ऐसा बिजनेस स्कूल खोजना चाहता था जो मुझे तितली बनना सिखा सके। 1974 में जब मुझे मैरीन क्रॉप्स से मुक्त किया गया तो मैं अपने अम्मी डैडी के पास गया और उन्होंने मुझे वह बिजनेस शिक्षा दी जिसकी मैं तलाश कर रहा था। अम्मी डैडी का बिजनेस स्कूल एक ऐसा बिजनेस स्कूल था जो उन योग्यताओं पर ज़्यादा ध्यान देता था जो किसी को अमीर बनाती है और उन सिद्धांतों पर उतना ध्यान नहीं देता था जिनसे बिजनेस बनता है या अर्थव्यवस्था चलती है। अम्मी डैडी अक्सर कहा करते थे, आप योग्यताओं से अमीर बनते हैं, सिद्धांतों से नहीं। क्या मुझे बिजनेस स्कूल छोड़ने का अफसोस है? हाँ, कई बार मुझे अफसोस होता है, परंतु मैं स्कूल छोड़ने वाले बहुत अच्छे लोगों के समूह में हूँ। बिल गेट्स, माइकल डेल, स्टीव जॉब्स और टेड टर्नर भी स्कूल पूरा नहीं कर पाए थे। थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे शुरुआती व्यवसाय भी स्कूल से बाहर निकल गए थे। मुझे विश्वास है कि इन सभी व्यवसायियों ने अपने असली दुनिया का बिजनेस अनुभव हासिल करने के लिए स्कूल के बजाय असली दुनिया के बिजनेस को चुना, क्योंकि यह अधिक रोमांचक था। यह लोग विराट तितलियां बन गए और इन्होंने हमेशा के लिए बिजनेस की दुनिया को बदल कर रख दिया। मुझे गलत मत समझिए, मैंने जिस बिजनेस स्कूल में पढ़ा वहाँ पर सिखाई जा रही ज़्यादातर जानकारी बिजनेस में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। बहरहाल यह स्कूल सड़कों पर काम आने वाली वे योग्यताएं नहीं सिखा रहा था जिनकी मुझे बिजनेस मालिक बनने के लिए ज़रूरत थी। इसके बजाय पारंपरिक बिजनेस स्कूल मुझे कर्मचारी बनाने की योग्यता सिखा रहा था। स्कूल छोड़ने के बाद जल्दी ही मैंने अपना पहला नायलॉन और वेलफ्रो शॉर्कर वायलेट बिजनेस शुरू किया और दुनिया भर में 500 सेल्स प्रतिनिधियों के साथ इसे दुनिया के सामने पेश किया। 30 साल की उम्र तक मैं मिलीनियर बन गया था, परंतु 2 साल बाद कंपनी ही दिवालिया हो गई। हालांकि किसी बिजनेस को खोना सुखद अनुभव नहीं है, परंतु यह एक बहुत बड़ी शिक्षा साबित हुई। मैंने 3 सालों में बहुत कुछ सीखा, न सिर्फ बिजनेस के बारे में बल्कि अपने बारे में भी। विश्वव्यापी बिजनेस बनाना और विश्वव्यापी बिजनेस खोना निश्चित रूप से बिजनेस सिद्धांत पर आधारित शिक्षा नहीं थी। बहरहाल मेरे लिए यह अमूल्य शिक्षा थी। यह एक ऐसी शिक्षा थी जिसने मुझे आखिरकार अमीर बनाया, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऐसी शिक्षा थी जिसने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं ऐसी शिक्षा नहीं चाहता था जो मुझे MBA की डिग्री दिलाकर नौकरी तलाशने वाली इल्ली में बदल दे। उस हादसे के बाद अम्मी डैडी ने मुझसे कहा, धन और सफलता आपको दम्भी और मूर्ख बना देते हैं। अब थोड़ी सी गरीबी और विनम्रता के साथ आप एक बार फिर से विद्यार्थी बन सकते हैं। मैंने इस पुस्तक का नाम बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं इसलिए रखा, क्योंकि कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दरअसल यही हैं। यह कंपनियां बिजनेस स्कूल ही हैं जो उन लोगों को सिखाती है जो व्यवसाय और असली दुनिया की योग्यताएं सीखना चाहते हैं और कॉरपोरेट दुनिया में अच्छी तनख्वाह वाला मध्यम स्तर का मैनेजर नहीं बनना चाहते। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद मुझे लीडर्स से मिलने का अवसर मिला जो असली दुनिया के बिजनेस मालिक थे और जिन्होंने जीरो से अपना
बिजनेस शुरू किया था। कई महान शिक्षक थे क्योंकि वे अपने अनुभव से सिखा रहे थे, सिद्धांत से नहीं। बिजनेस सेमिनारों में बैठने के दौरान मैंने अक्सर अपने आप को सीधे दिल से निकली बातों पर सहमति में सिर हिलाते हुए पाया कि बिजनेस की असली दुनिया में सड़कों पर बचे रहने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बहरहाल, असली दुनिया की बिजनेस योग्यताएं सीखने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन लीडर्स ने असली दुनिया के समान मानसिक और भावनात्मक नज़रिए या दृष्टिकोण सिखाए जो दुनिया में सफल होने के लिए ज़रूरी है। कुछ सेमिनारों में मुझे जो शिक्षा मिली वह अमूल्य थी, पूरी तरह अमूल्य, खास तौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने आप को तितली में बदलना चाहता था। सेमिनारों के बाद मैं अक्सर प्रशिक्षकों से बात करता था। मुझे हैरानी होती थी कि वे न सिर्फ अपने बिजनेस के बल्कि अपने निवेशों से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाते थे। कुछ तो कॉरपोरेट अमेरिका के कई अग्रणी सीईओ से भी ज़्यादा पैसे कमाते थे। निश्चित रूप से वे उन प्रशिक्षकों से भी अधिक पैसे कमाते थे जो हमें पारंपरिक बिजनेस स्कूल में पढ़ाते थे। इन प्रशिक्षकों में कुछ और भी था, हालांकि वे अमीर थे और उन्हें शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उनमें सिखाने का जोश था। उनमें अपने साथी इंसानों की मदद करने का उत्साह था। उनके जोश का एक कारण यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का आधार यह है कि लीडर्स लोगों को ऊपर खींचे, जबकि पारंपरिक कॉरपोरेट या शासकीय बिजनेस इस बात पर आधारित है कि केवल थोड़े से लोगों को ही प्रमोट किया जाए और बहुसंख्यक कर्मचारियों को अस्थायी तनख्वाह देकर संतुष्ट कर दिया जाए। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के प्रशिक्षक यह नहीं कर रहे थे। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके बजाय वे यह कह रहे थे, आइए ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने में आपकी मदद करूं। जब तक आप सीखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। हम एक ही टीम में हैं। मेरे लिए यह उस तरह की बिजनेस शिक्षा थी जिसे मैं पसंद करता। इसलिए जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की छानबीन करें तो चोटी के लोगों को खोजें, उन लोगों को खोजें इस बिजनेस में सफल है, और फिर खुद से पूछें कि क्या आप इन लोगों से कुछ सीखना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जिन असली ज़िंदगी के बिजनेस विषयों के बारे में सिखाया जाता है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषय है: सफलता का दृष्टिकोण, लीडरशिप की योग्यता, बातचीत की कला, लोगों के साथ व्यवहार की योग्यता, निजी डरों, शंकाओं और आत्मविश्वास की कमी पर विजय पाना, नकारे जाने के डर को जीतना, धन के मैनेजमेंट की योग्यता, निवेश की योग्यता, अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही की योग्यता, टाइम मैनेजमेंट की योग्यता, लक्ष्य निर्धारित करना, सफलता के लिए सही पोशाक पहनना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैं जिन सफल लोगों से मिला हूँ उन्होंने इन योग्यताओं को नेटवर्क मार्केटिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से ही विकसित किया है। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम की चोटी पर पहुँच जाए या ज़्यादा पैसा कमा ले, यह प्रशिक्षण जिंदगी भर आपके बहुत काम आता है। अगर शैक्षणिक कार्यक्रम अच्छा है तो यह आपकी ज़िंदगी संवार सकता है, शायद हमेशा के लिए। ज़िंदगी बदलने वाली शिक्षा क्या है? ज़िंदगी बदलने वाली शिक्षा से मेरा क्या मतलब है, इसे मैंने नीचे दिए गए डायग्राम से समझाया है। ध्यान दें, यह चतुष्फलक है जिसका अर्थ है 4 कोनों वाला बहुफलक, जिसे आमतौर पर पिरामिड के नाम से जाना जाता है, और मिस्र के पिरामिड सदियों बाद भी बचे हुए हैं। दूसरे शब्दों में, चतुष्फलक या पिरामिड बहुत अस्थायी संरचनाएं हैं। सदियों से बुद्धिजीवियों का यह विश्वास है कि शाश्वत नियम या प्रकृति 4 की संख्या में कार्य करते हैं। इस प्रकरण में 4 दिशाओं में इसलिए 4 मौसम होते हैं: ठंड, वसंत, गर्मी और पतझड़। ज्योतिष का अध्ययन करने वाले लोग जानते हैं कि 4 मुख्य राशियाँ होती हैं: भूमि,
वायु, अग्नि और जल। जब मैं जिंदगी बदलने वाली शिक्षा के बारे में बात करता हूँ तो उसमें भी परिवर्तन 4 की संख्या में पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर जिंदगी बदलने वाली सच्ची शिक्षा को प्रभावी बनाना है तो इसे लर्निंग पिरामिड, सीखने के पिरामिड के सभी 4 बिंदुओं मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक शिक्षा को प्रभावित करना चाहिए। मानसिक शिक्षा। पारंपरिक शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शिक्षा पर जोर देती है। यह आपको पढ़ने, लिखने और गणित जैसी योग्यताएं सिखाती है जो बहुत महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं। उन्हें अक्सर संज्ञानात्मक योग्यताएं, कॉग्निटिव स्किल कहा जाता है। पारंपरिक शिक्षा के बारे में मुझे जो बात पसंद नहीं आई वह यह थी कि यह शिक्षा के भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक पहलुओं को गलत तरीके से प्रभावित करती थी। भावनात्मक शिक्षा। पारंपरिक शिक्षा के बारे में मेरी एक शिकायत यह है कि यह डर की भावना पर टिकी होती है। ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहे तो यह गलतियां करने के डर पर टिकी होती है, जिससे असफलता का डर पैदा होता है। मुझे सीखने के लिए प्रेरित करने के बजाय टीचर मुझे प्रेरित करने के लिए असफलता से डराते थे और इस तरह के वाक्य कहते थे, अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो तुम्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा जब मैं स्कूल में था तो गलतियां करने पर मुझे सज़ा मिलती थी। स्कूल से मैंने भावनात्मक रूप से यह सीख लिया कि गलतियां करने से डरना चाहिए। समस्या यह है कि असली ज़िंदगी में जो लोग सबसे आगे निकल जाते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गलतियां की है और अपनी गलतियों से सबक सीखा है। मेरे गरीब डैडी यानी मेरे स्कूल टीचर डैडी सोचते थे कि गलतियां करना पाप है। दूसरी तरफ मेरे अम्मी डैडी कहा करते थे, हमारे सीखने की प्रक्रिया इस तरह से बनाई गई है कि गलतियां करके ही हम सीख पाते हैं। हम साइकिल चलाना तभी सीख पाते हैं जब हम उससे गिरते हैं और उठकर फिर उस पर सवार होते हैं, फिर गिरते हैं और फिर सवार होते हैं। उनका यह भी कहना था, यह पाप है कि आप गलती करें और उससे कुछ न सीखें। आगे समझाते हुए वे कहते थे, ज़्यादातर लोग गलती करने के बाद इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि वे अपनी गलती मानने के विचार से भावनात्मक रूप से आतंकित होते हैं। इसलिए वे सीखने का और विकास का एक मौका गंवा देते हैं। गलती करना यह मानना कि आपने गलती की है और इसके लिए किसी और को दोष न देना या बहाने न बनाना, यही तो सीखने का तरीका है। गलती करना और उसे न मानना या अपनी गलतियों के लिए किसी और को दोष देना पाप है। हाल ही में हमने एक अमेरिकी प्रेसिडेंट को देखा जिनका व्हाइट हाउस में विवाहेतर सेक्स चर्चा में रहा। मेरे विचार से विवाहेतर सेक्स से भी बुरी चीज़ यह थी कि उन्होंने पकड़े जाने पर इस बारे में झूठ बोला। झूठ बोलना न सिर्फ कमज़ोर चरित्र का प्रतीक है, बल्कि यह एक अच्छी गलती को बर्बाद करना है, कुछ सीखने के अवसर को गंवाना है। पारंपरिक बिजनेस की दुनिया में भी गलती के बारे में इसी तरह का नज़रिया होता है। बिजनेस की दुनिया में अगर आप गलती करते हैं तो अक्सर आपको सज़ा दी जाती है या आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपको अपनी गलतियों से सीखने, उन्हें सुधारने और मानसिक तथा भावनात्मक रूप से ज़्यादा स्मार्ट बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब मैं कॉर्पोरेट दुनिया में बेचना सीख रहा था तो जो सेल्समैन अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते थे उन्हें निकाल दिया जाता था। दूसरे शब्दों में, हम असफलता से डरने वाली दुनिया में जी रहे थे, सीखने की दुनिया में नहीं जी रहे थे। इसलिए कॉर्पोरेट दुनिया में इतने सारे लोग झिल्लियाँ बने रहते हैं। कोई व्यक्ति किस तरह उड़ सकता है जब वह कॉर्पोरेट खोल में असफलता के डर के द्वारा कसकर लिपटा हो। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में लीडर का मुख्य लक्ष्य उन लोगों के साथ काम करना होता है जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें बाहर निकालने के बजाय उन्हें ऊपर उठाने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। अगर आपको साइकिल से गिरने के लिए सज़ा दी जाती और साइकिल चलाने में फेल कर दिया जाता तो आप शायद कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाते।
पैसे की दृष्टि से मैं अधिकांश लोगों से ज़्यादा सफल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं अधिकांश लोगों से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बल्कि इसलिए हूँ क्योंकि मैं अधिकांश लोगों से ज़्यादा बार असफल हुआ हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं इसलिए आगे निकल पाया क्योंकि मैंने ज़्यादा गलतियाँ की। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको गलतियाँ करने, उन्हें सुधारने, उनसे सीखने और खुद का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मेरे विचार से यह जिंदगी बदलने वाली शिक्षा है। जब आप अपने डर से बाहर निकल जाते हैं तो आप उड़ना शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो गलतियां करने और असफल होने के डर से आतंकित रहते हैं, तो मेरा विश्वास है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और इसका महान शैक्षणिक कार्यक्रम आपके लिए खास तौर पर अच्छा है। मैंने अपनी आंखों से नेटवर्क मार्केटिंग का प्रशिक्षण कार्यक्रमों को देखा है, जिनसे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है, और अगर एक बार आप में आत्मविश्वास बढ़ जाए तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। शारीरिक शिक्षा। आसान शब्दों में कहा जाए तो जो लोग गलतियां करने से डरते हैं वे ज़्यादा नहीं सीख पाते, क्योंकि वे ज़्यादा कुछ करते ही नहीं है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि सीखना दरअसल एक मानसिक प्रक्रिया होने के साथ साथ एक शारीरिक प्रक्रिया भी है। पढ़ना और लिखना शारीरिक प्रक्रियाएं हैं। जिस तरह की टेनिस खेलना सीखना एक शारीरिक प्रक्रिया है, अगर आपको इस तरह ढाल दिया जाए कि आपको सभी सही जवाब मालूम हो और आप गलतियां न करें, तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि आपकी शैक्षणिक प्रक्रिया में रुकावट आ जाएगी। अगर आपको सभी जवाब मालूम है परंतु आप किसी भी काम को करने से डरते हैं, तो आप किस तरह तरक्की कर सकते हैं। मैंने जिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का अध्ययन किया है वे सभी मानसिक शिक्षा के साथ ही शारीरिक शिक्षा को भी प्रोत्साहित करती है। वे आपको प्रोत्साहित करती है कि आप बाहर निकले और एक्शन लेकर, यानी आगे कदम बढ़ाकर, गलती करके, गलती से सीखकर और इस प्रक्रिया में मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत होकर अपने डर का सामना करें। पारंपरिक शिक्षा आपको तथ्यों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है और फिर भावनात्मक रूप से आपको सिखाती है कि आप गलतियां करने से डरें, जिससे आप शारीरिक रूप से पीछे रह जाते हैं। डर के माहौल में रहना मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक या आर्थिक किसी भी पहलू से कतई फायदेमंद नहीं है। जैसा मैंने पहले ही कहा है, मेरे पास ज़्यादा पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि मैं शैक्षणिक रूप से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बल्कि इसलिए है क्योंकि मैंने दूसरों से ज़्यादा गलतियाँ की हैं, अपनी गलतियों के लिए खुद को जिम्मेदार माना है और उन गलतियों से सबक सीखा है। इसके बाद मैंने और भी गलतियाँ की और मैं भविष्य में और भी गलतियाँ करने की उम्मीद करता हूँ, जबकि ज़्यादातर लोग भविष्य में गलतियाँ न करने के लिए कड़ी मेहनत करते नज़र आते हैं। इसलिए तो हमारे भविष्य अलग अलग हो जाते हैं। आप अपना भविष्य तब तक नहीं सुधार सकते जब तक आप कुछ नया काम न करना चाहे, जिसमें गलतियां होने का खतरा होता है, और फिर आप उन गलतियों से सबक नहीं सीखे। सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने लोगों को प्रोत्साहित करती है कि वे मानसिक रूप से कुछ नया सीखते रहे, काम करें, गलतियां करें, सीखें, सुधारें और इस प्रक्रिया को दोहराते रहे। यही रियल लाइफ एजुकेशन या असली ज़िंदगी की शिक्षा है। अगर आप गलतियां करने से डरते हैं परंतु आपको लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लाना है, तो एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कार्यक्रम आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दीर्घकालीन व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम सिद्ध हो सकता है। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपका हाथ पकड़ेगी और आपको एक ऐसी ज़िंदगी का मार्गदर्शन देगी जहां डर और असफलता नाम की चीज़ नहीं होगी। और अगर आप नहीं चाहते कि आपका हाथ पकड़ा जाए, तो वह आपका हाथ नहीं पकड़ेगी। यह कहा गया है कि अगर आप किसी आदमी के कार्यों को बदलना चाहते हैं, तो आप उसके सोचने के तरीके को बदल दीजिए। हाल ही में बहुत से लोग अब इस विचार को मानते जा रहे हैं कि अगर आप
किसी आदमी के सोचने के तरीके को बदलना चाहते हैं तो पहले आप उन कार्यों को बदलिए जो वह कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ एक अच्छी बात यह है कि यह इस बात पर भी जोर देता है कि आप क्या सोचते हैं और इस पर भी कि आप क्या करते हैं। पारंपरिक शैक्षणिक सिस्टमों के साथ समस्या यह है कि वे आपको गलत काम करने के लिए सज़ा देते हैं बजाय इसके कि वे आपके काम को सुधारें। आध्यात्मिक शिक्षा सबसे पहले मुझे यह महत्वपूर्ण लगता है कि मैं इस विवादास्पद और भावनात्मक विषय में जाने से पहले अपने व्यक्तिगत विचार स्पष्ट कर दूं। मैं आध्यात्मिक बनाम धार्मिक शब्द का प्रयोग एक खास कारण से कर रहा हूं। जिस तरह कई अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं और कई बुरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, उसी तरह मेरे विचार से कई अच्छे धार्मिक संगठन हैं और कई बुरे धार्मिक संगठन है। ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मैंने कई धार्मिक संगठनों को किसी आदमी को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते देखा है और कई धार्मिक संगठनों को किसी आदमी को आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर बनाते देखा है। इसलिए जब मैं आध्यात्मिक शिक्षा की बात करता हूँ तो इसमें धार्मिक शिक्षा शामिल हो सकती है या शामिल नहीं हो सकती है। जब मैं आध्यात्मिकता की बात करता हूँ तो मेरा आशय किसी निश्चित धर्म से नहीं है। धर्म के मुद्दे पर मैं अमेरिका के संविधान का समर्थन करता हूँ जो धार्मिक चुनाव की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मैं इस विषय पर इतना ज़्यादा सावधानी इसलिए बरत रहा हूँ क्योंकि मुझे बचपन में ही यह सिखा दिया गया था, कभी भी धर्म, राजनीति, सेक्स और पैसे पर चर्चा मत करो। और मैं इस बात से सिर्फ इसलिए सहमत हूँ क्योंकि यह विषय काफ़ी भावनात्मक और विस्फोटक हो सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत भावनाओं या विश्वासों को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि मैं आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करता हूं। मानवीय सीमाओं से परे, जब मैं किसी व्यक्ति की आत्मा के बारे में बातें करता हूं, तो मैं उस व्यक्ति के बारे में बातें करता हूं जो हमें अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सीमाओं के आगे धकेलती है। वे सीमाएं जिनसे हम इंसान होने के कारण बंधे हुए हैं। जब मैं वियतनाम में था तो मैंने बहुत से घायल युवाओं को देखा जिन्हें मालूम था कि वे बच नहीं पाएंगे, परंतु वे लड़ते रहे ताकि दूसरे लोग जिंदा रह सके। वियतनाम में दुश्मनों की सीमा में घुसकर लड़ने वाले मेरे बचपन के सहपाठी ने इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यूँ कहा, मैं आज सिर्फ इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मुर्दा लोग लड़ते रहे। उसने आगे कहा, 2 बार मैं ऐसी मुठभेड़ों में फंसा जहाँ से जिंदा बचने वाला एकमात्र व्यक्ति मैं ही था। जब आपको एहसास होता है कि आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए आपके दोस्तों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। युद्ध के पहले वाली रातों को मैं एयरक्राफ्ट कैरियर के कोने पर चुपचाप बैठा रहता था जबकि लहरें नीचे से गुजर जाती थी। मौन के उन लंबे क्षणों में मैंने अपनी आत्मा के साथ शांति स्थापित कर ली। मुझे यह मालूम था कि सुबह में एक बार फिर मौत का सामना करूंगा। इसी तरह की एक शांत लंबी शाम को मुझे लगा कि अगले दिन मर जाना मुक्ति का एक आसान रास्ता होगा। मैंने महसूस किया कि जिंदा रहना कई मायने में मर जाने से ज़्यादा कष्टकारी था। एक बार जब मैं जीवन और मृत्यु की संभावना के बारे में शांत हो गया तो फिर मैं यह चुनाव कर सका कि मैं अगले दिन अपनी ज़िंदगी किस तरह जीना चाहता था। दूसरे शब्दों में, मैं हिम्मत के साथ उड़ान भरूंगा या डर के साथ। एक बार मैंने विकल्प चुन लिया तो फिर मैंने अपनी मानवीय आत्मा को पुकारा कि वह अगले दिन मेरा साथ दे ताकि मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता से उड़ान भर सकूं और लड़ सकूं, परिणाम चाहे जो भी हो। युद्ध एक भयानक घटना है। इसमें लोग दूसरे इंसानों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, परंतु युद्ध में ही मैंने इंसानियत का सबसे अच्छा रूप भी देखा। युद्ध में ही मुझे यह आभास हुआ कि मानवीय सीमाओं के परे हमारे पास मानवीय शक्तियाँ भी हैं और यह शक्तियाँ हम सब में है। मैं जानता हूँ कि यह शक्तियाँ आप में हैं। अच्छी
खबर यह है कि इस शक्ति को पहचानने के लिए आपको युद्ध के मैदान में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की एथलीट स्पर्धा को देखते समय मुझे इस मानवीय शक्ति के दर्शन हुए और यह घटना मेरे दिल को छू गई। जब मैंने इन बच्चों को, जिनमें से किसी के भी पैर नहीं थे, नकली पैरों के सहारे दौड़ते देखा, पूरे जी जान से दौड़ते देखा, तो उनकी आत्मा ने मेरी आत्मा को छू लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने एक बच्ची को पूरे मन से दौड़ते देखा, जिसका केवल एक ही पैर था। मैं उसके चेहरे पर देख सकता था कि नकली पैर से दौड़ने की वजह से उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। हालांकि वह दौड़ में नहीं जीत पाई, परंतु उसने मेरा दिल जीत लिया। उसने मेरी मानवीय आत्मा को छुआ और मुझे वह याद दिलाया जो मैं भूल गया था। उस क्षण मैंने महसूस किया कि यह सभी बच्चे जितना खुद के लिए दौड़ रहे थे, उतना ही हम सब के लिए दौड़ रहे थे। हमें फिल्मों में आत्मा की शक्ति के बहुत बढ़िया उदाहरण मिलते हैं। ब्रेव हार्ट फिल्म में मेल गिब्सन स्कॉटलैंड के फेडहाल किसानों के समूह का नेतृत्व करता है। इन किसानों का मुकाबला शक्तिशाली अंग्रेज सेना से है और इसलिए वे बेहद आतंकित है। परंतु गिब्सन अपनी आत्मा की आवाज़ से चिल्लाकर कहता है, वे हमारे शरीर को तो मार सकते हैं, परंतु वे हमारी स्वतंत्रता को नहीं मार सकते। उस क्षण वह अपनी मानवीय आत्मा से उनकी मानवीय आत्मा को संबोधित करते हुए बोल रहा था। उनकी आत्मा को छूकर वह उनके दिल में छुपी डर और शंका की भावनाओं को जीत रहा था, जो प्रशिक्षण की कमी और घटिया हथियारों के कारण उत्पन्न हो रही थी। उसने उनकी आत्मा की शक्ति को जागृत कर दिया और उनमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को हराने का हौसला जगा दिया। मैंने यह पाया कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल लीडर्स के पास मानवीय आत्मा को संबोधित करने की इस तरह की योग्यता का प्रशिक्षण होता है, जिसके द्वारा वे इसे विकसित कर लेते हैं। उनमें यह योग्यता होती है कि वे अपने पीछे आने वाले लोगों की आत्मा में छुपी महानता को छू लेते हैं और उन्हें ऊपर उठाने के लिए, उनकी मानवीय सीमाओं के ऊपर उठने के लिए, उनकी शंकाओं और डरों से आगे निकल जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह जिंदगी बदलने वाली शिक्षा की शक्ति है। मेरे अम्मी डैडी मुझसे अक्सर कहते थे, खास तौर पर ऐसे समय पर जब मेरे पास पैसा नहीं होता था, आत्मविश्वास नहीं होता था और जवाब नहीं होते थे। हम सबके अंदर 3 तरह के लोग होते हैं, एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी और एक मिडिल क्लास आदमी। यह पता लगाना आपका काम है कि कौन सा आदमी बाहर आता है। अम्मी डैडी यह भी कहते थे, बिजनेस और निवेश की दुनिया 2 भावनाओं से चलती है, लालच और डर। अधिकांश लोग अमीर नहीं बन पाते हैं और इसका कारण लालच नहीं बल्कि डर होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने डर को जीतने की और उड़ने की ज़रूरत है। मेरे विचार से अपने डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को अपनी आत्मा के संपर्क में लाना, और यही कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां करती है। शिक्षा शब्द का अर्थ है बाहर निकलना। पारंपरिक शिक्षा के साथ मेरी शिकायत यह थी कि यह डर पर, असफलता के डर पर आधारित थी और इसमें सीखने की, अपनी गलतियों से सीखने की चुनौतियां नहीं थी। मेरे विचार से पारंपरिक शिक्षा को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह हमारे अंदर से मिडिल क्लास आदमी को बाहर निकाले, उस व्यक्ति को जो असुरक्षित महसूस करता है, जिसे नौकरी की अस्थायी तनख्वाह की ज़रूरत है, जो गलतियां करने से डरता है और जो लीक से हटकर कोई काम करते समय इस बारे में चिंता करता है कि उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोचेंगे। मैं अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का समर्थन इसलिए करता हूँ और मैंने अपनी पुस्तक का नाम बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं इसलिए रखा, क्योंकि जिस प्रकार की शिक्षा मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में देखी, वह ऐसी शिक्षा थी जो आपके अंदर से अमीर आदमी को बाहर निकालने के लिए तैयार की गई है। मैं इस तरह की ज़िंदगी बदलने वाली शिक्षा को मूल्यवान समझता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार अमीर आदमी वह होता है
जो हर साल 10 लाख डॉलर या इससे ज़्यादा कमाता है। दूसरी ओर गरीब आदमी वह होता है जो हर साल 25,000 डॉलर से कम कमाता है। सवाल यह नहीं है कि आप आज कितना कमाते हैं, सवाल यह है क्या आपके पैसा आपको हर साल 10 लाख डॉलर या इससे अधिक कमाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो शायद आप बेहतर शिक्षा तलाशना चाहेंगे। संक्षेप में, जब मेरी पहली कंपनी नायलॉन और वेलक्रो सर्फर वॉलेट बिजनेस डूब गई तो मेरे अम्मी डैडी ने मुझे बधाई दी। उन्होंने कहा, तुमने हाल ही में मल्टी मिलियनेयर शिक्षा की फीस दी है, तुम बहुत अमीर बनने की राह पर चल रहे हो। उन्होंने यह भी कहा, अधिकांश लोग इस वजह से अपने भीतर के अमीर आदमी को नहीं जान पाते क्योंकि गरीब आदमी अब भी सोचता है कि गलतियां करना बुरा है। मेरे लिए पारंपरिक शिक्षा और जीवन बदलने वाली शिक्षा के जीवन मूल्यों में अंतर सिर्फ इतना था कि एक में गलतियां करने के लिए सजा दी जाती थी, जबकि दूसरी शिक्षा में अपनी गलतियों से सीखने की प्रेरणा दी जाती थी। मानवीय आत्मा पर जोर दिया जाता था, ऐसी आत्मा पर जो इतनी सशक्त है कि वह मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक गुणों की किसी भी कमी को पार कर सकती है। अगला फायदा, मेरे गरीब डैडी नौकरी की सुरक्षा को महत्व देते थे। मेरे अमीर डैडी आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते थे। अगले अध्याय में हम उस जीवन मूल्य पर चर्चा करेंगे कि नौकरी की सुरक्षा खोजने वाले व्यक्ति से आर्थिक स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्ति में बदलना क्यों फायदेमंद है। यह क्वाड्रेंट बदलने से शुरू होता है। दूसरे शब्दों में, आप यह जानेंगे कि सिर्फ नौकरियां बदलने से ही जिंदगी क्यों नहीं बदलती। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।